हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर रीट 2015 साइकोलॉजी वाले भाग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ए. वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। बी. सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सी. लिखने की धीमी गति। डी. छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। तो इसका विशेषता नहीं पूछा है, तो इसकी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी. सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है? ए. इससे बालक स्वस्थ रहते हैं। बी. ध्यान करता है। सी. शीघ्र सीखता है। और डी. प्रसन्न रहता है। तो अभिप्रेरणा का जो सीधा संबंध है, प्रभावशाली घटक है, वो शीघ्र सीखने से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। प्रश्न नंबर 3, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? ए. मंदबुद्धि बालक को। बी. पिछड़े बालक को। सी. सामान्य बालक को। डी. प्रखर बुद्धि बालक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए. बालकों को पारितोषिक देकर। बी. उदाहरण देकर। सी. ताड़ना देकर। और डी. सजा देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. उदाहरण देकर बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, किसे देना चाहिए? ए. अभिभावकों के मतों को देना चाहिए। बी. वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को देना चाहिए। सी. शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। और डी. समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और उनमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? ए. विश्लेषण और निर्णय। बी. रुकावट को दूर करना। सी. दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और डी. उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदात्तीकरण। बाकी के जो 3 है वो प्रत्यक्ष रूप से तनाव को कम करने के ढंग हैं। प्रश्न नंबर 7, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ, कब हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। तो राइट आंसर हो जाएगा बी. 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होगा? ए. सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। बी. छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। सी. केवल ए सही है। और डी. दोनों, यानी ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. दोनों, ए और बी, अर्थात ए वाला और बी वाला दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 9, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी योग्यताओं के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? वो योग्यता मापी गई है वो स्थायी है, तो इसको क्या कहेंगे? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 10, खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। कौन सा ऐसा परीक्षण है जो कि मूल्यांकन है, जो कि भूमिका और सब कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? ऑप्शन ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन। बी है योगात्मक मूल्यांकन। सी है निदानात्मक मूल्यांकन। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन, क्योंकि ये हैं लास्ट में होता है, वो सारी कुशलता होती है, निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देता है। जबकि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो बीच बीच में सतत होता रहता है और उसमें सुधार किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, खाली जगह कहलाता है। तो ऐसा जो कौन सा ये सुधार के लिए, जनशक्ति के लिए, समस्याओं के लिए अनुसंधान होगा?
ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधान, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी सामाजिक अनुसंधान और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी क्रियात्मक अनुसंधान। ये क्या करता है, जो संशक्ति और विद्यालय के अंदर कुछ अपडेट करना हो या कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो इसका आपको बोनस मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। और आगे क्या आएगा, ऑप्शन ए मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम और डी शक्ति और गति। तो राइट आंसर हो जाएगा डी शक्ति और गति, क्योंकि मांसपेशी और गामक क्रियाओं से संबंधित हैं तो विकास में पैरों के उचित उपयोग से शक्ति और गति आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 14, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहाँ है, यह परिभाषा दी है, किसने दी है, मुर्रे, एडलर, क्रो व क्रो या जेबी वॉटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। प्रश्न नंबर 15, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहते हैं, कौन सी अवस्था को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या कोई कोष से नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1 कोष से, केवल 1 कोष से पूरे मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है। जब इसके अंदर 2 युग्मनज मिलते हैं नर और मादा के तो वो एक जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं और वो केवल 1 कोष होता है, यानी 1 कोशिका से पूरा जीवन बनता है। प्रश्न नंबर 17, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नैतिकता का होना। तो जो नैतिकता है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी जो विशेषता है वो शैशवावस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 18, चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्यय अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रयोग ही क्या है, चिंतन है। प्रश्न नंबर 19, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है, ए बच्चे, बी बूढ़े यानी कि प्रौढ़ और सी चिड़िया और डी पशु। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़। प्रौढ़ों के लिए क्या अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग श्रेणी प्रायोज्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है, उसका नाम बताना है। ए सक्रियात्मक अधिगम, बी सूझ का सिद्धांत, सी प्रत्यक्ष या फिर प्रयत्न, यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होगा प्रयत्न होगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और डी होगा अनुबंधन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत में क्या होता है, अचानक समस्या का समाधान मिल जाता है, तो इसकी वकालत कौन करता है, सूझ का सिद्धांत करता है। प्रश्न नंबर 21, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है, मानसिक विकास से है, शारीरिक विकास है, ज्ञान का विकास है, भाषा का विकास है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास, यानी संवेदना से सीधा मानसिक विकास से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। तो सही स्तर सीखने के सबसे पहले क्या होता है, तथ्य होता है, उसके बाद में सूचना, सूचना के बाद में आ जाता है ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त करना, और उसके बाद में आता है बोध और सबसे लास्ट में आता है प्रज्ञान। तो ये आपको किस ऑप्शन में मिलता है, तो तथ्य सबसे पहले सभी में है और लास्ट में प्रज्ञान सभी में। तो हम पूरा एक एक करके देखते हैं। तो हम देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है, इसके अंदर ये मिलते हैं तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध, और लास्ट में आ गया प्रज्ञान। ये है सीखने के सही स्तर बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 23, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, नहीं, हाँ, अनिश्चित या कभी कभी। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, यानी परिपक्वता है, इसको व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, वो विकास कह सकते हैं लेकिन अधिगम नहीं कहेंगे। प्रश्न नंबर 24, कैटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, 13, 15, 16, 14। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 16। 16 शील गुण दिए थे। 25वां सवाल है,
मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? कौन सा परीक्षण है? ए स्याही धब्बा परीक्षण, बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी विषय आत्मबोधन परीक्षण और डी मूल्यांकन मापनी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विषय आत्मबोधन परीक्षण। प्रश्न नंबर 26, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि, यानी व्यवहारिक बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135, 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर बुद्धि के 120 कारक संख्या बताई गई है। प्रश्न नंबर 28, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती हैं प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपन, प्रलोभन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रेरक। प्रेरक वह कारक है जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं? विचलनशीलता, बी प्रतिमानता, सी दोनों ए और बी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खाली जगह होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो जहाँ सामाजिक स्तर से जो ऊंचे होंगे उनके बालक कैसे होंगे? कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, डी स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिक स्वस्थ एवं विकसित, यानी जिन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा, सामाजिक स्तर अच्छा मिलेगा, तो वो अधिक स्वस्थ और विकसित होंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।